हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम लोग जिस टेंस की चर्चा करने वाले हैं वो टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में कुछ डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा आपने देखा, इस वाक्य की पहचान ये होती है, इस टेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए होते हैं। इतना ही नहीं, वाक्य पढ़कर लगना चाहिए काम भविष्य की बात हो रही है, काम भविष्य में हो रहा है, काम किसी आने वाले समय में हो रहा होगा। जैसे वह कल आ रहा होगा, हम सोमवार को दौड़ रहे होंगे, वह शाम को कोई दूसरी किताब पढ़ रहा होगा। कुछ इस तरह के वाक्य होंगे। इसमें कोई समय दिया होगा जिससे ये संकेत मिलेगा कि काम भविष्य में शुरू हो रहा होगा या शुरू भविष्य में चल रहा होगा। तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में आप जैसे जानते हैं, रहा रही रहे शब्द जरूर लगा होना चाहिए, नहीं तो वाक्य कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो इसमें गागेगी जरूर होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर का संकेत है। तो रहा होगा, रही होगी मिलकर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना। क्लियर है। तो ये थी पहचान की बात। अब बात कर ले हेल्प यू। हेल्प यू आप जैसे जानते हैं एक्टिव और पैसिव दो हेल्प यू होते हैं। यहाँ भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्टिव का हेल्प यू होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ एक्टिव का हेल्प यू होता है, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का हेल्प यू क्या लगता है, विल बी और शैल बी। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आज के मॉडर्न इंग्लिश में लोग शैल बी का यूज़ नहीं के बराबर करते हैं, इसलिए हम भी शैल बी को नहीं टच करेंगे, खाली विल बी से काम चलाएंगे। यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, आई बी यू दे ही शी इट, एक वचन बहुवचन कोई भी संज्ञा हो, हम हमेशा आई विल बी का ही प्रयोग करेंगे। ये था हेल्प यू वर्ब। और जैसा आप जानते हैं, अगर वाक्य पैसिव हो और पैसिव का हेल्प यू यूज़ ना हो रहा हो जिस टेंस में, तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम लोगों ने चर्चा किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सीरीज में भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले सीरीज में भी। तो इस बार भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, यानी अगर वाक्य पैसिव होगा तो उसको किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। बात कर ले अब वर्ब के फॉर्म की। आप जैसे जानते हैं हर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। अगर वाक्य एक्टिव है तो चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो, अगर उसको आप देख रहे हो उसमें वर्ब के साथ रहा रही रहे शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। देखिए कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि हर वो शब्द, हर वो वाक्य जिसमें कोई वर्ब दिया हो और उस वर्ब में रहा रही शब्द लगा हो तो आप समझ जाइए वो कॉन्टिन्यूअस है। वो किसी काम के कंटिन्यू होने की बात बता रहा है, जारी रहने की बात बता रहा है, इसलिए उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है वर्ब के फॉर्म की जगह। तो ये थी कुछ संक्षिप्त जानकारी। आज जैसा आप जानते हैं पहला वीडियो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे। तो इस श्रेणी में सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं कि हम सोमवार को यात्रा कर रहे होंगे। तो ये पहला वाक्य है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रहा होगा लिखा है, रहे होंगे लिखा है, जिससे ये पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों है, इसमें एक समय दिया है सोमवार को, जिससे ये पता चल रहा है कि आने वाले सोमवार की बात हो रही है, तब ये काम हो रहा होगा, यात्रा करने का काम चल रहा होगा। तो इसको हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। अब हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, वर्ब खोजते हैं, तो यहाँ पे भी वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब क्या है, यात्रा करना। अब वर्ब क्यों है, आप जानते हैं जब किसी शब्द के साथ कर, करूँ, करे, की इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको वर्ब कहते हैं। या किसी शब्द में अगर ना अक्षर जोड़ के देखिए उसका कुछ अर्थ निकल रहा हो तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो देखिए यात्रा कर तो लगा हुआ है, इसमें ना जोड़ के देखिए यात्रा करना, इसलिए ये शब्द सुनने में सही लग रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको, किसकी, किससे, किसको, किसकी, किसका, किससे, किसे या क्या शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, जो उत्तर प्राप्त होगा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस वर्ब को हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यात्रा करना भी उनमें से एक वर्ब है। जब आप खोजेंगे ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं। देख लीजिए, किसको यात्रा कर रहे हो, प्रश्न सही नहीं लग रहा है। किसकी यात्रा कर रहे हो, किसका यात्रा कर रहे हो, किससे यात्रा कर रहे हो, किससे यात्रा कर रहे हो, ये प्रश्न सुनने में सही लग रहा है, लेकिन इसका जब उत्तर मिलेगा ना तो उसमें कोई प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। जैसे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, तो से जो शब्द आया ये एक प्रीपोजिशन लगने वाला है, उसमें बाई लगा के बोलेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मिला भी और उसमें अगर बाई लग रहा है, इन, एट, ऑफ कुछ भी लग रहा है प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो जो वर्ब है वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब या तो ऑब्जेक्ट होना या हो ऑब्जेक्ट तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन हो, यानी वर्ब सीधे ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसफर नहीं होता है, उसके ट्रांसफर होने के बीच में एक प्रीपोजिशन
कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। खैर आपको उससे क्या लेना देना, इतना डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा जानना हो ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में तो हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए अब सब्जेक्ट खोज लेते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन शब्द लगा प्रश्न करते हैं, कौन यात्रा कर रहा है, हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, तो इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव है। और हेल्प यू यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्प यू लगेगा विल बी, हेल्प यू विल बी लगेगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करें। ये एक सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया हुआ है। प्रश्नवाचक शब्द से मतलब क्या है, जब किसी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, जैसे कितना कितने कितने, किसका किसके किसके, कौन सा कौन सी, क्या कब कैसे कहाँ, ये सब शब्द दिए हो तो समझ लीजिए वाक्य प्रश्नवाचक है। लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा शब्द इस वाक्य में नहीं दिया, इसका मतलब ये वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है। तो ये सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। अगर वाक्य एक्टिव हो तो सब्जेक्ट क्या है आपका, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग, हेल्प यू विल बी है, पहला भाग का मतलब विल, खाली विल लिख लेंगे, उसको पहला भाग कह लेंगे, विल। नंबर 3 लिखा है नॉट, इस वाक्य में नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 4 लिखा है हेल्प यू का बचा भाग, हेल्प यू का बचा भाग है बी लिख लेंगे। नंबर 5 वर्ब क्या है, यात्रा करना, यात्रा करने की इंग्लिश ट्रैवल, तो ट्रैवल आईएनजी फॉर्म यूज होगा, TRAVELLING हो जाएगा ट्रैवलिंग। फिर लास्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट है नहीं, जैसे आपने मान देखा है। तो क्या बचा रह गया, सोमवार को। अब को जो लिखा है, अगर किसी भी दिन का नाम दिया हो, जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि अगर दिया हो, उसके साथ को शब्द लगा हो, तो को की इंग्लिश होती है हमेशा ऑन। तो यहां पे लिखेंगे ऑन मंडे। वी विल बी ट्रैवलिंग ऑन मंडे। अगला वाक्य, अगले सप्ताह हम कोई दूसरी किताब पढ़ रहे होंगे, अगले सप्ताह हम कोई दूसरी किताब पढ़ रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों क्या है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है क्योंकि वाक्य के अंदर रहे होंगे शब्द लिखा हुआ है, अगले सप्ताह की बात हो रही है, यानी अगले सप्ताह ये काम हो रहा होगा, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ये पता चल गया, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ब देखना है। वर्ब क्या होगा इस वाक्य में, पढ़ना वर्ब है। वर्ब क्यों है, क्योंकि इसमें नाक शब्द जुड़ सकता है, पढ़ना, इससे किसी कार्य के होने का बोध भी हो रहा है, इसलिए पता चलता है कि ये वाक्य में ये जो पढ़ शब्द है ये वर्ब है। तो वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको पढ़ रहे हो, या क्या शब्द लगा के प्रश्न कर सकते हैं, क्या पढ़ रहे हो, या कोई दूसरी किताब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, कौन पढ़ रहा होगा, हम पढ़ रहे होंगे, हम सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव है ये भी, इसमें भी विल भी लगेगा, क्लियर है। अब ट्रांसलेशन करेंगे। ये भी एक सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम, फिर से वी लिखना पड़ेगा, वी। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब है पढ़ना, रीड, आईएनजी फॉर्म होगा रीडिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है कोई दूसरी किताब, सम अदर बुक। फिर बचा क्या, अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक। वी विल बी रीडिंग सम अदर बुक नेक्स्ट वीक। अगला वाक्य है, कल वो हमसे मिलने आएगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे थे, अचानक ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अपने वाक्य क्यों दे दिया। अचानक नहीं दिया, मैंने सोच समझ के दिया है, घबराइए मत। क्यों दिया है अब आपको बता देते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान तो आप जानते ही, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान वाक्य के अंदर गागेगी लगा होता है, वाक्य पढ़ के लगता है काम भविष्य में शुरू होगा। तब आप पूछेंगे कि भाई तब ये वाक्य क्यों दिया यहाँ पे। अगर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डील कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य क्यों बीच में आपने डाल दिया, रीज़न बताता हूँ। अगर वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में हो और वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो, या यूँ कहिए वो काम होना पक्का हो, निश्चित होगा ही होगा वो काम, तो उस केस में फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य को भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखकर ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रख के ट्रांसलेट करें तो गलत हो जाएगा वाक्य, लोग करते हैं। हालांकि एक और तरीका है इस बात को श्योरिटी के साथ कहने का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य है तो उसको श्योरिटी के साथ कहने का एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि विल की जगह वुड कर दीजिए,
या तीसरा भी तरीका था, जहाँ पे आप विल लगा रहे थे वहाँ शैल लगा दीजिए, जहाँ शैल लगा रहे थे वहाँ विल लगा दीजिए। लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात को जोर देके कहा जा रहा हो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो तो दो तरीका हो सकता है, या विल की जगह वुड कर दीजिए, या दूसरा तरीका हो सकता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में उस वाक्य को रखिए। क्लियर है? डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रख ही दिया, खाली विल लगा के यूज़ कर दिया, कोई आपका गला नहीं काट लेगा, कोई आपको मार नहीं देगा, कोई आपको पकड़ के पीटने नहीं लगेगा कि ये क्या किया तुमने, ये वाक्य गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कुछ वाक्य दिया हुआ है, लेकिन उसकी जब हिंदी बनाने की आप कोशिश कर रहे हो तो लग रहा कि यार इसको गागेगी लगा के खत्म करना चाहिए, इस वाक्य को रहा होगा रही होगी लगा के बना रहे हैं, तो वाक्य गलत निकल रहा है या उस तरह से सेंस नहीं निकल रहा है। तो आप समझ जाइए वहाँ पे इसलिए ये किया गया है क्योंकि वो जो लिखा हुआ वाक्य है उस वाक्य के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है कि वो जो कार्य उसमें है उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है या वो काम जरूर होने वाला है, इसलिए उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रखा गया है, जबकि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो इसी तरह से इस वाक्य को भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी रख के करेंगे, क्योंकि कल वो हमसे मिलने आएगा। इसका मतलब हम श्योर हैं कि हम बता रहे हैं, जिसको भी बता रहे हैं ये बात, उसको बता रहे हैं या उसको कन्विंस कर रहे हैं अच्छी तरह से कि देखो पक्का है कि वो कल मिलने आएगा। यानी इसमें कोई इफ बट नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई संभावना की कोई बात नहीं है, या आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऐसे कोई सीन नहीं है, पक्का है उसको आना ही आना है। ठीक, तो ये बताने के लिए आप इस वाक्य को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही रखिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले वर्ब देख लीजिए, वर्ब है आना, आना वर्ब है, और आना वर्ब है ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको आएगा, किसकी आएगा, किसका आएगा, किससे आएगा, किसी आएगा, क्या आएगा, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन आएगा, वह सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? वह सब्जेक्ट हो गया। अब ट्रांसलेशन करते हैं, और इसको हमें तो रखना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही, भले ही फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कि हमें बताना है कि वाकई पे जो काम हो रहा है वो पक्का है, उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल होना है। संभावना तो छोड़ दीजिए, वो काम होना ही होना है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है इस वाक्य में। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही। नंबर 2 हेल्प होगा पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प होगा बचा भाग बी। नंबर 5 वह, वर्ब है आना, कमिंग, ही विल बी कमिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब बचा क्या रहेगा वाक्य में, हमसे मिलने। तो जब दूसरा वर्ब जो बचा हो जाता है उसमें अगर ने लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टू लगा देते हैं, टू लगाने के बाद उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी मिलने। टू मीट भी लिख सकते हैं, टू विजिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, विजिट शब्द का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीट शब्द का भी यूज कर सकता है। ही विल बी कमिंग टू मीट या ही विल बी कमिंग टू विजिट। चलिए विजिट लिख लेते हैं। अब इसका भी ऑब्जेक्ट है, विजिट वर्ब है, मिलना वर्ब है, दूसरा वर्ब है। एक वर्ब हो गया आना, दूसरा वर्ब हो गया मिलना। तो हर वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक वर्ब था मिल आना, आने की तो कोई ऑब्जेक्ट मिली नहीं, लेकिन जब आपने मिलना शब्द का यूज किया, विजिट या मीट लिखते आप, तो इसका ऑब्जेक्ट है किससे मिल रहे हो, लगा के प्रश्न करते हैं किससे मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो, तो हमसे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट अस। ही विल बी कमिंग टू मीट अस, ही विल बी कमिंग टू विजिट अस। क्लियर है? और नहीं तो आप सिंपली इसको कह सकते थे ही विल कम टू मीट अस या ही विल कम टू विजिट अस। कल इस दुकान का उद्घाटन किया जा रहा होगा। ठीक है, कल यानी भविष्य में, रहा लगा है कॉन्टिन्यूअस, गा लगा है फ्यूचर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाक्य। वर्ब क्या है, वर्ब है उद्घाटन करना, लेकिन इसके साथ साथ जा शब्द भी जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये वाक्य पैसिव हो या हो सकता है जा का कोई अर्थ निकल रहा हो। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जा के पहले वाले शब्द छुपाइए, किया शब्द छुपा के वाक्य पढ़िए। कल इस दुकान का उद्घाटन जा रहा होगा, सुनने में सही लगा क्या, नहीं लगा। इसका मतलब इस जा का कोई अर्थ नहीं है, जा वर्ब नहीं है, और दूसरा मतलब ये निकला कि ये वाक्य पैसिव है। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट तो खोज नहीं है, तो ऑब्जेक्ट खोज लेते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के या किसकी या किसका लगा के प्रश्न करते हैं, किसका उद्घाटन किया जा रहा होगा, किसका उद्घाटन किया जा रहा होगा, तो उत्तर मिला इस दुकान का, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट मिलेगा नहीं क्योंकि आपको मालूम है पैसिव है, फिर भी खोज लेते हैं। कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन उद्घाटन करेगा या किसने उद्घाटन किया या कौन उद्घाटन कर रहा होगा, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है। पैसिव है तो विल भी तो ऑलरेडी लगना है, क्योंकि ये पैसिव का एलपीओ इसमें होता नहीं है, ये एक्टिव का एलपीओ है जो विल भी लिखा हुआ है। तो फिर से यहाँ भी क्या करना पड़ेगा,
पैसिव का एलपीओ होता नहीं है, लेकिन वाक्य पैसिव है, तो क्या करें कि ये वाक्य को ट्रांसलेट कर लें। जी हाँ, हमें अपने विवेक का फिर से प्रयोग करना है और सोचना है कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता तो क्या होता। तो सब्जेक्ट दिया होता तो सब्जेक्ट की जगह उस व्यक्ति का नाम दिया होता जो इस दुकान का उद्घाटन कल कर रहा होगा। ठीक है, तो नाम में किसी एक्टर का नाम हो सकता है, या किसी लीडर का नाम हो सकता है, पॉलिटिशियन का नाम हो सकता है, या कोई गणमान्य व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पक्का तो नहीं है, हमें तो मालूम नहीं किसका नाम लेना चाहिए। तो उस केस में सिंपल एक तरीका अपना सकते हैं कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कल इस दुकान का कोई उद्घाटन कर रहा होगा। कोई, ये लिख लें कि कोई कल इस दुकान का उद्घाटन कर रहा होगा, या किसी के द्वारा कल इस दुकान का उद्घाटन किया जा रहा होगा। क्लियर है? तो किसी का नाम अगर ना आए दिमाग में तो उस केस में सबसे अच्छा यही है कि आप कोई शब्द का यूज़ कीजिए, सबसे बढ़िया। तो अब हम मान लेते हैं ये वाक्य लिखा है कल कोई इस दुकान का उद्घाटन कर रहा होगा। ठीक, तो आपको मालूम तो है वर्ब उद्घाटन करना, ऑब्जेक्ट है दुकान, और तीसरा सब्जेक्ट क्या हो गया? कोई। कौन उद्घाटन कर रहा? कोई। तो कोई आपका हो गया सब्जेक्ट। अब ट्रांसलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, और सब्जेक्ट है कोई, तो यहाँ पे कोई की इंग्लिश होगी समवन। कोई की इंग्लिश होगी समवन। और अगर आपको नाम मालूम है तो समवन की जगह उसका नाम लिख दीजिएगा। कोई एक्टर आ रहा है तो कोई एक्टर का नाम लिख दीजिएगा, कोई पॉलिटिशियन आ रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा। जो तो आपको मालूम ही होगा, रियल लाइफ में जब आप किसी जगह की बात कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो नेचुरली आप यही लिखेंगे कि कोई, इसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। नाम नहीं मालूम तो कोई लिख देंगे, सब कवर हो जाएगा। तो समवन हो गया आपका सब्जेक्ट। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब। वर्ब है उद्घाटन करना, उद्घाटन करने की इंग्लिश होती है इनॉग्रेट। इनॉग्रेटिंग हो जाएगा। इनॉग्रेटिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यह दुकान, दिस शॉप। बचा क्या? कल, टुमारो। Someone will be inaugurating this shop tomorrow. अगला वाक्य है भविष्य में हम कई और समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। भविष्य में हम और कई समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। भविष्य में ऑलरेडी लिखा है संकेत इस बात का कि बात भविष्य की होने वाली है, और रहा होगा लगा है तो फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का एक वाक्य है। और सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? वर्ब देखना होता है। वर्ब क्या है इसमें? सामना करना। सामना करना वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि इसमें कर शब्द लगा हुआ है, इसमें ना अक्षर जोड़ के देखेंगे तो एक अर्थ निकल रहा है सामना करना, इसलिए वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको या किसकी या किसका लगा के प्रश्न करेंगे। किसका सामना कर रहे हो? किसका सामना कर रहे होगे? कई और समस्याओं का। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन सामना कर रहा होगा? हम कर रहे होंगे, तो हम हो गया सब्जेक्ट। तो ये भी वाक्य एक्टिव है। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश जाएगी वी। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो पहला का विल। नंबर 3 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब है सामना करना, सामना करने की इंग्लिश फेस, आईएनजी हो जाएगा फेसिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट है कई और समस्याओं का, मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अब मैंने ये देखा, अच्छा एक और बचा रह गया भविष्य में, इन फ्यूचर वी विल बी फेसिंग मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ का शब्द लगा होता है, का, की या के या को, तो लोग सोचते हैं उसकी कोई इंग्लिश बनानी होती है तो वो क्या कर देते हैं? टू लेके लगा देते हैं, यानी फेसिंग टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स या फेसिंग ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। कुछ लोग की ये हैबिट होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट की जब इंग्लिश बनाने चलते हैं आप, उस ऑब्जेक्ट में अक्सर का, की को लगा होता है, उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। अगर होती हो तो मैं बता दूंगा, या आपको पहले से पता चल जाता है उसमें होती है। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, लगता ही लगता है उसके साथ प्रीपोजिशन,
तो उस केस में आप वो प्रीपोजिशन लगा देते हैं। तो आपको लगता है कि हर वर्ब के साथ ये करना पड़ता है कि जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले टू लगा दो या ऑफ लगा दो और उसके बाद ले जाके ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिखो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर वर्ब की अपनी एक अलग विशेषता है, यानी कुछ वर्ब होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन लगता ही लगता है और कुछ वर्ब होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं लगता, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी वो कौन से वर्ब है जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रीपोजिशन आता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव नहीं होते हैं, जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसमें प्रीपोजिशन लग के आता ही आता है। ठीक है। तो उस केस में प्रीपोजिशन लगा होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जब भी आपके सामने ऑब्जेक्ट हो तो उसमें काके की लगाओ, तो आप उस काके की को इग्नोर करिए, उसकी कोई इंग्लिश मत बनाइए फिलहाल। ठीक है। वाक्य है कुछ देर बाद बारिश हो रही होगी। कुछ देर बाद ये काम होगा, इसलिए फ्यूचर है, और रही होगी लगा है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अब वर्ब क्या है? बारिश होना। बारिश होना वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। खोज के देखिए किसको बारिश हो रही है, किसकी बारिश हो रही है, किससे बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है। इसका प्रश्न ही गलत लग रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सब्जेक्ट खोजिए, शायद सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा। कौन बारिश हो रही है, किसने बारिश हो रही है, नहीं मिला। तब आप बोलेंगे अरे ये कैसा वाक्य है जिसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा? ठीक है, तो मैं बता दूं कि जब वाक्य में किसी मौसम की बात हो रही हो, बारिश होना भी एक मौसम की बात है, मौसम से संबंधित बात है, या समय से संबंधित बात हो रही हो, जैसे 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, 4 बजे हैं, ऐसा लिखा हो, तो आप समझ जाइए वहाँ पे सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करना है। क्लियर है? यहाँ मौसम की बात हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट की जगह इट का प्रयोग करेंगे। इट से रिलेटेड और से बातें हम लोग बाद में कुछ एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट अपने आप में ही एक वाइड चैप्टर है जिसमें कई चीज़ें सीखने की होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग आगे डील करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है इट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाना है, तो सब्जेक्ट है आपका इट। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग विल। नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब। वर्ब है बारिश होना। बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, और आईएनजी फॉर्म होगा रेनिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बचा क्या रह गया? कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम। इट विल बी रेनिंग आफ्टर सम टाइम। तो आज हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से संबंधित कुछ वाक्यों को डील किया। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। मैं फिर से कहूँगा कि आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो दूसरे के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मैं आपसे कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और आप करिए और नियम को देखते हुए उसको बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।